Hello and welcome back, dear friends, in our channel Study Mantras with Aditya. Dear friends, इस समय इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत हम संगठित अपराध इट मीन्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर चर्चा कर रहे हैं और इसके अंतर्गत जो हमारा आज का ये लेक्चर है ये आखिरी होगा। हालांकि इसमें एक पार्ट अभी आना और बाकी रहेगा क्योंकि उसमें एक कानून है जिसका नाम है, आपने सुना होगा, मकोका, यूपी कोका, इस तरह से इसका नाम है। अलग अलग राज्यों के हिसाब से इसके नाम बदलते रहते हैं। गुजरात में गुजकोका है। तो ये जो कानून है, ये कानून काफ़ी कह सकते हैं कि जो अपराध की जो दुनिया है उसमें जो अपराधी हैं उनके लिए बहुत ही एक कह सकते हैं कि बहुत उनके लिए कुख्यात है ये। इट मीन्स कि उन्हें इस कानून से बहुत ही डर लगता है और फिर कहीं ना कहीं कुछ ह्यूमन राइट्स की भी बातें आती हैं, उसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि यह कानून क्या है। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ब्लैक मनी, और ब्लैक मनी कंप्लीट करने के बाद एक अगले वीडियो में छोटा सा एक वीडियो हम करेंगे जिसमें हम सिर्फ इस कानून के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखिए, इसके अंतर्गत ब्लैक मनी के बारे में आप तो बहुत ज़्यादा सुने होंगे आप सभी लोग, और कई सारी इस पर मूवियाँ बन चुकी हैं और कई सारे मिशंस भी हो चुके हैं जिसके माध्यम से ब्लैक मनी को हमारे देश में लेकर आया गया है। अगर हाल फिलहाल में बात करें तो एक कोई कमांडो जैसी मूवी थी, उसमें भी शायद इसी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट था। तो इस प्रकार की कई चीज़ों आपने देख रखी है ऑलरेडी। अब देखिए, ब्लैक मनी किसे कहा जाए, इसकी कोई एक डेफिनेशन, क्या ऐसा कोई एक डेफिनेशन है जिसके माध्यम से हम इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, ब्लैक मनी को डिफ़ाइन करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कुछ चीज़ों से, कुछ माध्यम से, कुछ टर्मिनोलॉजी से हम उसे समझ सकते हैं कि ब्लैक मनी किस किस को कह सकते हैं। देखिए, ब्लैक मनी आप सीधा अर्थ ये लगा लें कि जो मनी है वो ब्लैक है। ब्लैक मीन्स काला। काला का एक अर्थ मतलब ये होता है कि आप देखेंगे कि जिस चीज़ में कहीं न कहीं कुछ झूठ, कुछ कपट, कुछ गंदगी छिपी होती है उसे हम काला कहते हैं। अगर एक वाइट मनी है तो वो साफ़ है। इट मीन्स कि उससे सही तरीके से, लीगल तरीके से अर्न किया गया है। लेकिन जो ब्लैक मनी है वो कहीं न कहीं गंदगी से कमाया गया है। इट मीन्स कि वो गलत तरीके से कमाया गया है, इल्लीगल तरीके से कमाया गया है, इसलिए उसका नाम है ब्लैक मनी। तो अब इसे समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी देख लीजिए। फॉर एग्जांपल कुछ सिनोनिम्स देख लीजिए, कुछ पर्यायवाची शब्द देखिए जिसके माध्यम से आप समझ जाएंगे। काला धन एक ये है। काला धन का अर्थ वही है कि वो पैसा जो इलीगल तरीके से अर्ज किया गया है। अशुद्ध धन भी हम कह सकते हैं इसको। भूमिगत संपत्ति भी कह सकते हैं कि एक ऐसी संपत्ति जिसके बारे में हमारे देश में या फिर किसी देश में सरकारों को पता ना हो। एक संपत्ति ऐसी जिसमें सरकार को उसका आइडिया ही ना हो कि इस व्यक्ति के पास ये संपत्ति भी है, उसे कहते हैं भूमिगत संपत्ति। तो वो क्या हो गई, एक ब्लैक मनी हो गई। काली आय वही है कि आप इलीगल तरीके से पैसा कमा रहे हैं। समानांतर अर्थव्यवस्था, देखिए यह भी एक प्रकार का एक ब्लैक मनी की तरफ डिनोट करता है। जिस प्रकार से आप मान लीजिए कोई कार्य करते हैं, उसके लिए एक पैसा निर्धारित होता है कि ठीक है आपको इस कार्य के लिए इतना धन मिलेगा, और होता यह है कि आप उस धन से जो संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप उसके एवज में और भी धन लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप मान लीजिए कि किसी भी एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं और आप उसमें कोई एक प्रोमिनेंट पोस्ट को होल्ड करते हैं। अब जब कोई आप प्रोमिनेंट पोस्ट होल्ड करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पास बहुत सारे क्या होंगे, पावर्स होंगे, और उन पावर्स का कई बार क्या होगा कि आप मिसयूज करेंगे। देखिए, होता यह है कि जिस भी काम को मान लीजिए कि आपको असाइन किया गया कि आपने ये काम करना है, तो कोई व्यक्ति अगर आता है कि सर हमारा ये काम है, आप कर दीजिए, मेरी ये फाइल है, इससे आप सब कुछ चेक कर लें, उसके बाद इसे फॉरवर्ड कर दें आगे। आप कहते हैं कि आप देखते हैं फाइल में सारी चीज़ें ए टू जेड बिल्कुल करेक्ट हैं, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी चीज़ें उसमें दी गई होती हैं। फिर भी आपका जो है मन हो कहता है कि नहीं, इतना आसानी से कैसे इनको हम दे दें चीज़ों को, तो कुछ अपने भी व्यवस्था करें। तो इसलिए फिर आप क्या करते हैं, उनसे डिमांड करते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं। वही क्या है, आप उस पैसे को क्यों ले रहे हैं, ताकि आप उनका काम करें। लेकिन आपको सरकार ने उस काम करने के लिए ऑलरेडी उस कुर्सी, उस चेयर को दिया हुआ है। उस चेयर पे जो बैठने वाला व्यक्ति, उसकी जो सैलरी बनेगी उसके पोस्ट के हिसाब से उस सैलरी दी हुई है। इट मीन्स कि सरकार ने आपको काम करने के लिए तो पैसा पहले ही दे रखा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को भी काम आपसे लेना है उस व्यक्ति से भी पैसे ले रहे हैं। इट मीन्स एक पैरेलल, आप एक तरह से कह सकते हैं कि मनी का अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो वही कहते हैं समानांतर अर्थव्यवस्था। तो इसी प्रकार से जो पूरे सिस्टम में इस प्रकार के कार्य होते हैं कि आप सरकार के द्वारा दिए गए पैसे को तो ले ही, लेकिन जब भी कोई आपके यहाँ कोई कार्य करवाने आए तो आप उससे भी पैसा लेकर ही कार्य करें। तो एक तरह से कहते हैं इसे हम एक पैरेलल
इकोनॉमी यहाँ पे रन कर रही है। तो इस प्रकार से जो धन अर्जित किया था वो धन भी ब्लैक मनी में आता है। भूमिगत या गैर औपचारिक व्यवस्था वो सारी ही जो इलीगल है, अनऑफिशियल तरीके से कमाई गई हैं, उसे हम ब्लैक मनी कहते हैं। देखिए यदि कोई भी धन अपनी उत्पत्ति, स्थानांतरण या उपयोग में किसी कानून का उल्लंघन करता है जिसे कर के लिए छुपाया जाता है, ऐसे सभी धन को काले धन के रूप में शामिल कर सकते हैं। इट मीन्स कि उस जहाँ से वो धन क्या हुआ हो, उत्पन्न हुआ हो, ओरिजिन जहाँ है उस धन का, या फिर स्थानांतरित किया गया हो कहीं और, या किसी ऐसे प्रकार से उपयोग किया गया उस धन का जिसके माध्यम से आपको ये लग सकता है या सरकार को ये लग सकता है कि इसमें किसी न किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन किया गया है, या फिर उस धन को आप चाहते हैं कि छुपा कर रखें ताकि आपकी आय ज़्यादा दिखाई ना दे, आपका इनकम ज़्यादा दिखाई ना दे, और जब आपका इनकम एक पर्टिकुलर रेंज से, लिमिट से ज़्यादा नहीं दिखाई जाएगी तो फिर आप टैक्स भी पे नहीं करेंगे, तो उस प्रकार से आपको टैक्स में छूट मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जब आप धन को किसी छुपाते हैं तो उस व्यवस्था को हम कहते हैं ये काला धन का है। ठीक है, ये काले धन की व्यवस्था है। तो एक परिभाषा के तौर पर नहीं, बस इससे आप देख लें कि अगर कुछ कहना हो कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ब्लैक मनी को कलेक्ट करने में शामिल होती हैं, तो उन्हें हम इस प्रकार से कुछ डिफाइन कर सकते हैं। और भी कुछ माध्यमों से देखें तो कह सकते हैं कि एक ऐसा धन जो भ्रष्टाचार या फिर किसी और अवैध तरीक़ों से, मान लीजिए कि मादक पदार्थों की तस्करी कर देते हैं, नकली नोटों की तस्करी करते हैं, हथियारों की तस्करी कर देते हैं, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की तस्करियों के माध्यम से कमाते हैं, तो वह धन भी क्या है, वह धन भी ब्लैक मनी, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, इलीगल है। तो इलीगल काम के द्वारा आपने जो धन को अर्जित किया है वह धन भी क्या होगा, इलीगल होगा, ब्लैक मनी होगा। देखिए काले धन के 3 स्रोत होते हैं, आप इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अपराध, भ्रष्टाचार और व्यापार, ये 3 स्रोत हैं काले धन के, जहाँ से काले धन को आप कमा सकते हैं। अपराध के माध्यम से आप काले धन को अर्जित कर सकते हैं। आप भ्रष्टाचार करके, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको सरकारी नौकरी में किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता है। व्यापार के माध्यम से आप अपनी आय को कम दिखा करके या फिर किसी प्रकार से मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हाल फिलहाल में जो टेलीकॉम कंपनियों पर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने पैसे को देने का जो मतलब एक आदेश दिया है, उसमें आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं व्यापार में वहाँ पर गड़बड़ी थी। जैसे इसमें होता उसके बारे में पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ। जैसे टेलीकॉम कंपनियाँ जो होती हैं तो उनका क्या होता है, मान लीजिए कि वो कुछ कमाई करती हैं अपना, तो उनका जो भी कमाई होता है उस कमाई में अपना वो उस कमाई के हिसाब से टैक्स देती है सरकार को। लेकिन होता है क्या है कि टेलीकॉम कंपनियाँ सिर्फ कमाई अपना आपको टैरिफ बेच करके या फिर आपका रिचार्ज बेच करके या फिर आपको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करके उसी प्रकार से कमाई नहीं करती हैं, बल्कि इन कंपनियों को कमाई का एक तरीका और भी होता है। जैसे मान लीजिए कि इनका जो लॉजिस्टिक सिस्टम होता है, फॉर एग्जांपल इनका टावर कहीं पे लगा हुआ है, कहीं पे इन्होंने लैंड जो है उसको परचेज किया, उसको ख़रीदा, या फिर कहीं पे इन्होंने लैंड बेचा। ठीक है, जैसे कि इनका जो जितना भी लॉजिस्टिक वाला डिपार्टमेंट होता है, या फिर किसी कंपनी को इन्होंने अपने टावर पर टावर लगाने की अनुमति दी, तो उस कंपनी से भी किराया लेंगे ये। तो ये सब चीज़ें, और जब कभी जिस ज़मीन को इन्होंने होल्ड कर रखा है अपने पास में, उस ज़मीन को कभी बेचते हैं या फिर किसी टावर को कभी बेचते हैं, या इनके यहाँ जो भी कह सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल होते हैं उनको कभी बेचते हैं, तो उनका पैसा जो सरकार को उस पैसे का सरकार को टैक्स नहीं मिलता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि भाई ये जो इनका लॉजिस्टिक वाला मामला है उसका ये टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिया। आप देखेंगे उसी दौरान काफ़ी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनमें काफ़ी एक तरह से परेशानी खड़ी होगी उनके सामने, और एयरटेल जैसी कंपनियां तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन फिर भी उनके सामने भी सर्वाइवल का एक तरह से खतरा उत्पन्न हो गया, तो उन्होंने 10,000 करोड़ पहले इंस्टॉलमेंट के रूप में जमा किया सरकारी खाते में। तो इसी प्रकार की ये जो चीज़ें थी वो क्या थी, व्यापार के अंतर्गत आ जाएंगी। तो आप अपने जब समाज में देखेंगे, अपने गवर्नमेंट में देखेंगे, हर जगह आप जब देखेंगे तो आपको इस प्रकार के एग्जाम्पल्स नज़र आएंगे कि किस प्रकार से अपराध के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से जो है काले धन को अर्जित किया जा रहा है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि काले धन को हम कैसे बरामद करें। बरामदगी का क्या तरीका हमारे देश में है। देखिए 2-3 तरीके हैं, इसको ध्यान रखेंगे आप। जब भी आपको एक आंसर लिखने के लिए आएगा ब्लैक मनी के ऊपर, तो आपको यह तीनों पॉइंट, तो तीनों पॉइंट अगर नहीं कहें तब भी ये जो फर्स्ट 2 पॉइंट जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको अपने आंसर में इंक्लूड करना पड़ेगा। तभी आपके आंसर की जो एक क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ेगी, आंसर की वजनदारी बढ़ेगी, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि हाँ हमने समाधान के रूप में ये कार्य किए हैं, और इस चीज़ के अंतर्गत हम समाधान कर सकते हैं या फिर काले धन को हम बरामद कर सकते हैं। देखिए PMLA के बारे में मैंने आपसे पहले ही बता रखा है, पिछले वाले वीडियोस में हमने इस पर चर्चा की, तो इस पर चर्चा करने का कोई आवश्यकता यहाँ पर नज़र नहीं आता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित आप जानते हैं, मुख्यतः अगर मनी लॉन्ड्रिंग के संबंधित कोई भी केसेज हैं तो उसमें ये PMLA एक्ट के माध्यम से हम कार्य करते हैं।
फेमा के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत से लोगों ने सुना होगा। फेमा का फुल फॉर्म होता है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। देखिए शब्द में ध्यान रखेंगे आप, कई बार आप शब्दों से जो है ना क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। और ध्यान रखें जब भी आप इस एग्ज़ाम्स में बैठें तो एग्ज़ाम में भी आपको बहुत ही ध्यान से चीज़ों को पढ़ना चाहिए। स्टेटमेंट खास करके यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस का स्टेटमेंट बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसके माध्यम से कई बार कई प्रश्न हम सॉल्व कर ले जाते हैं। तो फेमा इट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। देखिए फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज मीन्स जो विदेशों का जो पैसा होगा उसको एक्सचेंज करने की बात हो रही है, किसी दूसरे करेंसी में जो पैसा होगा उसे एक्सचेंज करने की बात हो रही है, और उसके मैनेजमेंट की बात हो रही है। और मैनेजमेंट से संबंधित एक एक्ट है जिसको 1999 में लाया गया था। अब ये एक्ट क्या करता है, इसके अंतर्गत जो भारतीय नागरिक हैं इनके द्वारा जो विदेशों में मुद्राओं इत्यादि मुद्राओं में जो है अवैध कार्य संबंधी जो मामले होते हैं उन मामलों में कार्रवाई की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर जो इंडियन सिटीजन हैं वो विदेशी मुद्रा में कोई भी इलीगल वर्क करते हैं और उससे संबंधित कोई भी भ्रष्टाचार करते हैं तो उसमें संबंधित जो भी मामला होगा, जो भी मामला बनेगा उससे जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई फेमा के अंतर्गत होगी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो हमारे देश में CRPC की धारा 105 जो है, देखिए अपराध द्वारा पैदा किए गए धन को जब्त करने की व्यवस्था दी गई है। और इसमें यह भी कहा गया है कि अन्य देशों में भी अगर भारत सरकार का देश विशेष से समझौता हो तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसने क्या किया, अपराध के द्वारा कोई धन को क्या किया, पैदा किया है, और उस धन को वह हम भारत सरकार चाहती है कि उस धन को क्या किया जाए, जब्त किया जाए। तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि अगर मान लीजिए वह व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या के एग्जाम्पल लेते हैं, अगर वो किसी दूसरे देश में भाग जाता है और उस देश विशेष के साथ भारत का क्या है, एक समझौता है कि अगर हमारे देश का कोई अपराधी इस प्रकार का अगर अपराध करके आपके देश में जाता है तो आप हमसे समझौता कर लीजिए कि हम आपके देश में आकर के उस व्यक्ति से उसकी संपत्ति को जब्त कर सकते हैं और उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकते हैं। मतलब आपके माध्यम से ही होगा, लेकिन हमें ये मतलब अधिकार होगा और सेम अधिकार आपको हमारे देश में होगा। तो जिस भी सरकार से देश से भारत सरकार का इस प्रकार का पैचअप होगा उस देश के साथ यह कार्य किया जा सकता है। इसी प्रकार से आयकर अधिनियम भी है, जानते हैं कि अगर आप 3 लाख से ऊपर का कहीं पे भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो आप आयकर विभाग के दायरे में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आयकर विभाग भी कई सारे उनका तरीका होता है जिसके माध्यम से वो मनी लॉन्ड्रिंग एंड जितने भी आपके ब्लैक मनी के केसेस होते हैं उनको हैंडल करते हैं। कुछ चीज़ों का ये और देखते हैं कि काले धन से हमारे पास निपटने के लिए क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए, हम किस प्रकार से काले धन से निपट सकें। देखिए सबसे पहला तो कार्य हमारा यही होना चाहिए कि जैसे ही धन का सृजन होता है, इट मीन्स कि जैसे ही धन ब्लैक मनी जहाँ पर भी जनरेट होता है उस समय ही हम उसको क्या कर दें, रोक दें। हम ब्लैक मनी को जनरेट होने ही ना दें। इट मीन्स कि जो सिस्टम में ब्लैक होल्स हैं, लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स को हम क्या कर दें, क्लोज कर दें। दूसरा कार्य यह है कि जब मान लीजिए कि आप पहले स्टेज में सफल नहीं हो सके तो दूसरे स्टेज में आपको करना यह है कि जो धन ब्लैक मनी जो जनरेट हुआ है उसके उपयोग को हतोत्साहित कर दें। इट मीन्स कि जो व्यक्ति भी ब्लैक मनी को जनरेट कर रखा है वो व्यक्ति उस ब्लैक मनी को यूज़ ही ना कर पाए। आपको दूसरा स्टेप ये लेना है। तीसरा स्टेप ये कहता है कि ब्लैक मनी का प्रभावशाली ढंग से क्या करना चाहिए, पता लगाने के लिए हमें अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत करना चाहिए। प्रभावशाली जांच और कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, बिल्कुल, जिसके माध्यम से लोगों के अंदर एक डिटरेंस पैदा हो, जो अपराधी हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनके अंदर एक डिटरेंस पैदा हो ताकि वो इस प्रकार के अपराध को अंजाम न दें। बड़े मूल्य के नोटों के उपयोग को नियंत्रित करना चाहिए। आप ध्यान रखेंगे कि जो बड़े मूल्य के जो नोट होते हैं उनको क्या करना, उनको आप देखेंगे कि कम मात्रा में रख करके, इट मीन्स कि कम स्पेस में उनको ज़्यादा मात्रा में रखा जा सकता है। तो ये उनका एक एडवांटेज होता है और यही कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी हो जाता है गवर्नमेंट के लिए कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वैल्यू के मनी जो होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में रखे जा सकते हैं। इट मीन्स कि है, समझिए कि आप एक बैग लेते हैं, सपोज करिए आप एक बैग लेते हैं जिसका एक पर्टिकुलर साइज़ है, और उस साइज़ में मान लीजिए कि आपने 100 के अगर नोट्स डाल दिए तो 100 के नोट में बहुत आएंगे, मान लीजिए कि 1 लाख रुपीज़ आ गए, ओके। लेकिन अगर उसी बैग में 2-2 हज़ार के नोट डाल दिए जाए तो आपने कम जगह में बहुत ज़्यादा पैसा रख दिया है। तो इसलिए सरकार के लिए भी ये कठिन हो जाता है कि वो कम जगह में जो पैसे हैं उनको ज़्यादा इकट्ठा करने वाले जो लोग हैं उनको किस प्रकार से ट्रैक करें। तो बड़े जो नोटों के जो मूल्य के जो नोट हैं उनको किस प्रकार से ट्रैक किया जाए, ये भी एक चुनौती होती है। और अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं जिस प्रकार से भारत सरकार ने 2000 रुपये के नोट जारी किए थे, वर्तमान में बहुत से कम ऐसे नोट्स हैं जो मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं, जो बैंक के पास जा रहे हैं, वापस नहीं आ रहे हैं, और कुछ लोगों ने इस प्रकार के नोट्स को भी रख लिया जिनके पास ब्लैक मनी के रूप में पैसे हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, इसलिए हमें नियंत्रित करना बहुत ही ज़रूरी है जो बड़े नोट हैं। अब आइए बात करते हैं कि देखिए काले धन पे एक एसआईटी का गठन भी किया गया था। हालांकि ये 5वीं एसआईटी थी जिसका गठन किया गया था, तो ऐसे गठन होते रहते हैं।
SIT का मतलब होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम। तो ये तो हमेशा समय समय पर गठित होते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था गठित करने का। तो इसने कुछ अपनी सिफारिशें दी हैं। क्या सिफारिशें दी हैं देख लेते हैं। देखिए, कहते हैं कि 3 लाख से ज़्यादा का जो विनिमय है नगद राशि का, मान लीजिए कि आप 3 लाख रुपये से ज़्यादा नगद लेन देन कहीं करते हैं तो उसे अवैध, अमान्य और कानून के मुताबिक दंडनीय मान लिया जाएगा अगर अवैध है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और कहते हैं कि नगद रखने की अधिकतम जो सीमा है उसे 10 लाख से लेकर के 15 लाख रुपए तक की जा सकती है, ऐसा प्रावधान किया गया है। तो इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पूछ लिया जाए कि क्या स्टेप और हम उठा सकते हैं या फिर क्या तरीका और अपना सकते हैं हम ब्लैक मनी के जनरेशन को कर्ब करने के लिए, तो इसके लिए हम ये पॉइंट्स दे सकते हैं कि इस तरीके के माध्यम से भी हम ब्लैक मनी को जो है कर्ब कर सकते हैं। जो आपका टैक्स एक्ट है उसे हम 2015 का, उसके अंतर्गत जो काला धन है जैसे कि अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्ति को भारतीय संघ में निहित कर दिया जाएगा। मतलब इट मीन्स कि कर अधिनियम 2015 के अंतर्गत जो भी ब्लैक मनी है, चाहे वो विदेश में रखा गया हो, तो उसे भारतीय संघ में क्या कर सकते हम निहित कर सकते हैं। इट मीन्स कि डिजॉल्व कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। ऐसा अधिकार हमको मिलता है कर अधिनियम 2015 के माध्यम से। विदेश में कोई निवेश करने से पहले जो करदाता होगा वो राज्य में आयकर विभाग को सूचित करेगा कि हम इतना पैसा इस देश में निवेश करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से आयकर विभाग उसके बारे में जब जो भी आवश्यक जानकारी होगी उसको जान सकेगा। देखिए, भविष्य में काले धन से जुड़े किसी भी मामले की जांच के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय है वो फिर से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जो है एक तरह से गठन कर सकता है और उसके माध्यम से वो उनसे सुझाव मांग सकता है कि भाई बताइए कि आप क्या क्या सुझाव दे रहे हैं जिसके माध्यम से हम ब्लैक मनी को कर्व कर सकें। तो ये बात भी हमें देखने को मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में काफ़ी एक्टिव है। अब आइए बात करते हैं। देखिए, हमने सारी बातें कर ली इसके अंतर्गत, संगठित अपराध के अंतर्गत, लेकिन अभी हमने किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी की बात नहीं करी जो किसी भी प्रकार के प्रावधान को करता हो, खास करके संगठित अपराध के मामले में। तो एक जो प्रावधान है, एकमात्र प्रावधान एक्चुअली कह सकते हैं, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध है यूनाइटेड नेशंस का। क्या है, इसे हम कहते हैं UNCTOC। इट मीन्स कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये ध्यान रखें, बस एकमात्र एजेंसी है ये UN की जो संगठित अपराध से संबंध रखती है। इसे 2000 में सभी सदस्यों ने अपनाया था और 2003 में इसे लागू कर दिया गया। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे और इसे भी आप आंसर में ज़रूर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि देश स्तर पर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन विदेश स्तर पे अगर हम कोई चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा आंसर जो है और इफेक्टिव लगेगा और भी ज़्यादा विश्वसनीय लगेगा। और हम सिर्फ अपने देश की बात नहीं कर रहे होंगे, हम बल्कि पूरे विश्व की बात कर रहे होंगे, क्योंकि ब्लैक मनी एक तरह से देखा जाए बहुत से देशों की एक तरह से दुखती रग है। तो इस पर अगर हम थोड़ा सा प्रकाश डालें तो इससे ये लगेगा कि हमारा जो दायरा सोचने का वो थोड़ा सा बड़ा है, हम चीज़ों को बड़े प्रोस्पेक्टिव में देख सकते हैं। देखिए, UNCTOC का सदस्य बनने के लिए जो राष्ट्र हैं वो आपस में बन जाते हैं सदस्य, वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं और प्रत्यार्पण के लिए क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इसमें अगर कोई मुजरिम ब्लैक मनी से संबंधित अगर कोई अपराध कर रखा है या किसी भी संगठित अपराध से संबंधित कोई भी अपराध कर रखा है, तो वो देश अगर वो किसी देश में दूसरे देश में जाकर छिप गया है तो उस देश से इसे क्या किया जा सकता है, बाहर निकाल के दूसरे देश में लेकर आया जा सकता है, जिस भी देश में उसकी आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार के सहयोग भी मिलते हैं, प्रत्यार्पण करने के भी ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। तो अगर आप इस संधि के जो है सिग्नेटरी हैं तो फिर आपको ढेर सारे इसकी सुविधाओं को मतलब आप अवेल कर सकते हैं। साथ ही सदस्य राष्ट्रों ने प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहयोग देने की भी बात की है, तो इस बारे में भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव यहाँ पे व्यू दिखाई देता सभी का। तो ये एक काफ़ी अच्छा एक कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर संगठित अपराध को कहीं ना कहीं रोकने के लिए बहुत ही बेहतरीन एक संधि किया गया देशों के बीच में। तो इसे आप ध्यान रखेंगे और ज़रूर से ज़रूर आप इसे अपने आंसर में इंक्लूड करें। तो ये हमने बात करी कुछ पॉइंट्स के बारे में जो कि हमारे संगठित अपराध में थे। देखिए, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ अलग से नया स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी बस एक मकूका वाला जो कानून रह गया उसके बारे में अलग से डिस्कशन करना चाहता हूँ आप लोगों से। और इसके बाद हम जो है अपना ऑर्गेनाइज क्राइम वाला जो सेक्शन है उसे कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम किसी नए चैप्टर पर अपना चलेंगे। तो हमारा 2 चैप्टर इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा इंटरनल सिक्योरिटी का। तो डियर फ्रेंड, ये रहा हमारा आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।